नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी 12th क्लास के हिंदी के बुक द्विगंत भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। द्विगंत भाग 2 के काव्य खंड के पहले चैप्टर जिसका नाम है कड़बक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, इसी को पढ़ेंगे। तो आइए हम सभी इसकी शुरुआत करते हैं। याद रखेंगे कड़बक के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। हम सभी जानेंगे कड़बक कहते किसे हैं। तो जैसे आप सभी कविता को जानते हैं, सोरठा को जानते हैं, छंद को जानते हैं, सवैये को जानते हैं, दोहे को जानते हैं, वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक लिखते हैं। इसमें 2 कड़बक दिए गए हैं। आइए आज कविता के सारांश को हम सभी पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ 2 कड़बक प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ प्रस्तुत दोनों कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के एक महाकाव्य है जिसका नाम है पद्मावत। उसी के प्रारंभिक और अंतिम छंद से लिया गया है। पूछा जाए कड़बक के लेखक कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये किस महाकाव्य से लिया गया है, तो पद्मावत के प्रारंभिक और अंतिम छंद से लिया गया है। आगे देखते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्धृत प्रथम कड़बक में जो पहला कड़बक है उसमें लेखक कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की अभिव्यंजना की है। इसमें कवि एक विनम्रता, स्वाभिमान से अपने रूपहीनता और एक आँख को प्राकृतिक दृष्टांतों द्वारा महिमा मंडित करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी रूप और आँख से हीन है। इस पंक्तियों के माध्यम से वो अपने रूप नहीं होते हुए भी अपने गुणों का बखान करते हैं कि मेरा भले ही रूप नहीं है लेकिन मेरे अंदर ऐसे गुण हैं जिसके चलते मैं पूरी दुनिया में पूजनीय हूँ, पूरी दुनिया मेरी प्रशंसा करती है। ये बहुत अच्छे कवि हुआ करते हैं। फिर आगे इस कविता में बताई जा रही है, कवि ने अपने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि उससे उन्हीं के गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो सका है। इन्होंने ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना की हुई है। लेखक महोदय बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ों से तुलना करके, समुद्र, चंद्रमा इत्यादि से तुलना करके बताया सब में दाग है। वैसे ही मेरे अंदर भी कुछ रूपहीनता, आँख का न होना है, लेकिन फिर भी मैं गुणवान हूँ। यही पहले कड़बक में बताए हैं। फिर द्वितीय कड़बक है जिसमें द्वितीय कड़बक यहाँ याद रखेंगे कड़बक होगा उपसंहार खंड से उद्धृत है, जिसमें कवि द्वारा अपने काव्य की और उसकी कथा सृष्टि का वर्णन है। वह बताते हैं कि उन्होंने इस गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भी कोई भी रक्त की लय लगा करके जोड़ा है। उन्होंने जो कविताएं लिखी है, जो काव्य लिखा है, वो काव्य अपने रक्त की लय को लगा करके लिखा हुआ है। लेखक महोदय अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी द्वितीय कड़बक में अपनी रक्त की लय लगा करके इस काव्य को लिखे हुए हैं। इसमें आगे बताई जा रही है, इसी क्रम में आगे वे कहते हैं कि अब न वह राजा रतन सेन है, न वह रूपवती रानी पद्मावती है, न ही बुद्धिमान सुगा है, मतलब सुगा है, तोता है, न वह राघव चेतन है, ना ही अलाउद्दीन है। अर्थात
दुनिया में जो भी आए हैं वो सभी चले गए हैं। चूँकि कहा भी गया है, कितने राजा गए कितनी रानी गई, राजधानी का कोई ठिकाना नहीं। आज हैं हम कल रहे ना रहें, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। वैसे ही लेखक कहते हैं, दुनिया में जो आया है सबको जाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा महान या कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो। राजा रतन सेन पद्मावत के वही हिस्से की कहानी है। राजा रतन सेन जिनकी एक रूपवान पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था पद्मावती, ना ही आज राजा रतन सेन है, ना ही पद्मावती है, और ना ही वो बुद्धिमान सुग्गा है जिसने राजा रतन सेन को पद्मावती के बारे में बताया था। याद रखेंगे, राजा रतन सेन को बुद्धिमान सुगा जो था यही पद्मावती के बारे में सबसे पहले बताया था, जिसके बाद रतन सेन को पद्मावती पसंद आई थी। वो भी नहीं है और ना ही राजा रतन सेन के दरबार में रहने वाला मंत्री राघव चेतन है, जिसके कारण रतन सेन हार भी गए थे इसकी धोखा देने के कारण। ना ही ये है और ना ही अलाउद्दीन है जिसने राजा रतन सेन को पराजित किया था, राजा रतन सेन को हरवाया था। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की मदद किया जिसके कारण रतन सेन हार गया। तो आजकल ये कोई नहीं है, इनमें से किसी का न होने पर भी उनके यश के रूप में कहानी शेष रह गई है। भले ही वो चले गए हैं लेकिन आज भी उनकी कहानी जीवित रह गई है। जैसे फूल जड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि एक दिन उसके न रहने पर भी उसकी कीर्ति सुगंध की तरफ पीछे रह जाएगी। अर्थात जो ये कविता लिखा हुआ है, जो काव्य लिखा हुआ है, वो कीर्ति एक दिन रह जाएगी, भले ही वो रहे या न रहे। इस कहानी का पाठक उसे 2 शब्दों में याद करेगा। जो इनकी कहानी को पढ़ेगा वो उन्हें याद रखेगा। कवि अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक एवं बहुमूल्य है। उनका जो आत्मविश्वास है सार्थक है और बहुमूल्य है। आगे आइए, इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज जानेंगे। जैसे जानते हैं, पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म तो याद रखेंगे 1492 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाए अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु अनुमानतः कब हुई थी तो 1548 में हुई थी। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था तो अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का सबसे प्रसिद्ध रचना है तो सबसे प्रसिद्ध रचना उनका पद्मावत है। पद्मावत कैसी रचना है तो एक प्रेम कथा है जो कि राजा रतन सेन और पद्मावती बाद में उस पर मोहित होने वाले अलाउद्दीन की भी कथा इससे जुड़ती है। तो याद रखेंगे ये कैसी रचना है तो एक प्रेम कथा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है तो मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। पद्मावत किस भाषा का काव्य है तो अवधी भाषा का काव्य है। किसी प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है तो मलिक मोहम्मद जैसी को पीर के प्रेम के कवि कहा जाता है। कवि जैसी ने अपनी एक आँख की तुलना किसने की है तो अपनी वो एक आँख की तुलना दर्पण से की है। वो कहते हैं कि मेरा एक आँख दर्पण के जैसा पवित्र और निर्मल है। कवि जैसी व्यक्तित्व के किस गुण के प्रशंसक हैं तो वो स्वभाव गुण के प्रशंसक है। कौन कवि एक आँख का अंधा है तो याद रखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी एक आँख से अंधे हुआ करते थे। वो रूपहीन भी थे, उनका एक कान भी नहीं था। किस कवि ने एक कान से भी वो एक कान की भी उसमें दोष थी। नेक्स्ट कहा जा रहा है, किस कवि ने मृत्यु के बाद यशस्वी बनने की आशा प्रकट की है तो मलिक मोहम्मद जैसी ने मरे जाने के बाद भी यशस्वी उनकी कीर्ति रहने की बात करते हैं कि मुझे लोग याद करते रहेंगे। आगे कहा जा रहा है, कवि जैसी ने व्यक्तित्व के यश की तुलना किसने की है तो फूल की खुशबू की तरह की है कि फूल जो है
डाली से टूट जाने के बाद भी उसमें खुशबू रह जाती है, वैसे ही व्यक्ति का यश जीवित रह जाता है। जैसे के अनुसार समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए वह असुर और अपार है, यानी कि बहुत ही विशाल है, उसका अंत नहीं है। एक जगह खड़ा होकर के कोई भी व्यक्ति समुद्र के दोनों किनारों को नहीं देख सकता है। उसका पानी खारा है, इसीलिए वो असुझ और अपार है, असुझ और अपार है। फिर कहा जा रहा है पद्मावत की रचना किस छंद से हुई है? तो पद्मावत की रचना कड़बक से हुई है, कड़बक लिखे गए हैं उसमें। आगे कही जा रही है कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे थे। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। पूछा जाए अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज, जिनका एक उपनाम मलिक राजे अशरफ था। अगला क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर उनके गुरु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए, बाद में शेष जीवन फकीरी और बचपन में ही अनाथ हो गए थे। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता था, यही इनका वृतांत था बचपन का। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी के कृतियों के नाम हैं। तो इनके प्रमुख कृतियाँ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, महरी बाईसी, मसला या मसलनामा। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी थी। जौ लही अम्बही डाब न होई, तो लही ... बास न सोई। अर्थात जब आम में डाब यानी कि आटी नहीं होता तो उसमें सुगंध भी मिठास भी नहीं आती। ये लेखक महोदय कहते हैं यदि आम में डाब नहीं होती, आटी नहीं होती, तो उसमें सुगंध भी नहीं होता। धनी सो ... जस कीर्ति जासु। धन्य होते हैं वो पुरुष जिनके कीर्ति रह जाते हैं। फूले मरे पर मरे न बासु। फूल भले ही टूट जाते हैं लेकिन उनकी जो बास है, सुगंध है, वो नहीं जाती है। तो ... में पुरुष होगा, याद रखेंगे। धनी सो पुरुष जस करती जासु। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सूफी कवि हैं। फूले मरे पर मरे न बासु का क्या अर्थ है? फूल मुरझा जाते हैं, सुगंध समाप्त हो जाता है। फूल मुरझा जाते हैं, मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़बक कहाँ से ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। सुमेरु का पर्याय क्या है? कंचनगिरी, वो पर्वत जिससे कोई भी वस्तु सटने पर सोना के समान हो जाती है। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा अवधी है, याद रखेंगे। इस तरह से आपका पहला चैप्टर कड़बक समाप्त होता है। आगे इसके सब्जेक्टिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब तक चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।